हेलो दोस्तों। देखो, डेली वीडियो बनाने के चक्कर में मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा टाइम, मेरे बॉडी के ऊर्जे पुर्जे सभी की वॉट लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कमी लग रही है वीडियो में तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद। अंडर सिल्वी की नजर में टीम ऐसे चल रही थी जैसे चोरी कर रही हो, किसी का ध्यान नहीं खींचते हुए। कैंप सेट होने के बाद अगले दिन एक हॉट एयर बलून धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, अपनी एयर स्ट्राइक मिशन शुरू करते हुए। एना बास्केट के एज पर झुक गई और लाइटनिंग से पूछा, क्या तू थक गई है? लाइटनिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं पूरे दिन उड़ा सकती हूँ। वेंडी भी उनके पास आई और बोली, ज्यादा टेंशन मत ले लाइटनिंग, हिज हाइनेस ने कहा है कि तेरी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइटनिंग ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की है और पैलेस इतना बड़ा है कि मैं मिस नहीं कर सकती। वेंडी मुस्कुराई और बोली, पर खुद को ओवरडू मत कर। जो भी स्काउट के दौरान हुआ वो तेरा कसूर नहीं है। लाइटनिंग के चेहरे पर उदासी थी, सबको दिख रहा था। एना ने भी उसे समझाया, थोड़ा रेस्ट कर ले। दोनों को सुनकर लाइटनिंग ने हल्का सा किया और बास्केट में जाकर बैठ गई। सुबह की उड़ाई के बाद मेसी अपने पंख मारते हुए बलून के पास आई और बोली, रॉयल कैपिटल का इनर सिटी दिख रहा है। विचेस ऑफ द विच यूनियन को यह कैपिटल याद था, जहां उन्होंने कुछ महीने स्लम्स में गुजारे थे। यह कैपिटल विचेस के लिए काफी सख्त था। हर महीने यहाँ विचेस को एग्जीक्यूट किया जाता था। वेंडी ने हवा के करंट्स को कंट्रोल किया, बास्केट को स्टेडी रखा। सबको अगले कदमों की अच्छी प्रैक्टिस थी। जैसे ही बॉम्ब नीचे जाने लगा, लाइटनिंग ने बॉम्ब को पकड़ लिया और धीरे धीरे इसकी ट्रेजेक्टरी एडजस्ट करने लगी। उसे इस बस्लिंग कैपिटल से कोई प्यार नहीं था। अगर वो टिमोथी को बॉम्ब से उड़ा सकती तो वो खुशी खुशी करती। रोलैंड अगर ग्रे कासल का राजा होता तो यह सब ट्रेजेडीज नहीं होती। हवा उसके कान में से गुजर रही थी, नीचे का नजारा खुल रहा था और पैलेस के डिटेल्स दिखने लगे। जैसे जैसे उनकी एल्टीट्यूड कम हुई, पैराचूट का रिलीज पॉइंट आ गया। लाइटनिंग ने मैकेनिज्म खींचा, पैराचूट को बॉम्ब से अलग किया और फिर ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। प्रिंस के इंस्ट्रक्शंस याद थे, बॉम्ब गिरने से पहले काफी ऊंचाई पर पहुंच जाना है और कभी भी एक्सप्लोजन की तरफ नहीं देखना। लेकिन छोटी लड़की अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं रोक पाई। पैलेस के ऊपर एक चमकदार रोशनी छाई जो धीरे धीरे बढ़ गई। वो लाइट पहले ऑरेंज रेड ह्यू में बदली, फिर धुएं छा गए। यह सब कुछ 1 मिनट से भी कम में हो गया और पूरे रॉयल कैपिटल ने एक्सप्लोजन की आवाज सुनी। नाइट्स जल्दी से टिमोथी को बेसमेंट की तरफ ले जा रहे थे। रास्ते में टिमोथी ने देखा कि कॉरिडोर्स में खिड़कियां टूटी हुई थीं। टूटी खिड़कियों से कासल का डोम अब वहां नहीं था। उड़ान भरते धुएं और धुंध में सिर्फ कुछ अकेले स्टोन पिलर्स ही बचे थे। टिमोथी को अच्छे से समझ आ गया कि जो कुछ भी हुआ वो किसी अर्थक्वेक का असर नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा स्नो पाउडर का एक्सप्लोजन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका छोटा भाई भी ऐसे हथियार रख सकता है। उसे नहीं पता था कि रोलैंड ने पैलेस में स्नो पाउडर कैसे छुपाया। बेसमेंट में कदम रखते ही टिमोथी ने पास खड़े एक नाइट का कॉलर पकड़कर कहा, पूरे पैलेस की तलाशी लो, हर सस्पिशियस पर्सन को चेक करो, चाहे वो नोबल हो, अटेंडेंट हो या सर्वेंट। जब नाइट चले गए, टिमोथी को महसूस हुआ कि उसकी पीठ ठंडी पसीने से भरी हुई है। रोलैंड ने वाकई में ये कर दिया, उसने सोचा। उसका पोजीशन इतना सेफ नहीं था जितना उसने सोचा था, और सब देख रहे थे कि उसका थ्रोन कितना हिल रहा है। इस वार्निंग को सोचकर उसने शिवरिंग फील किया। जैसे जैसे उसका गुस्सा कम होता गया, उसने अपने पैरों से डर को महसूस किया। उसने एक तीर से दीवार पर पंच मारा जब उसे एक सीक्रेट मैसेज मिला रॉयल कैपिटल से। ये लेटर टेसा ने रोलैंड के लिए लिखा था और एक फ्लाइंग मैसेंजर के जरिए भेजा गया था। लेटर में लिखा था कि पैलेस को जल्दी से सील कर दिया गया है और सबको अंदर या बाहर जाने से मना कर दिया गया है, इसलिए उसे पैलेस के अंदर की स्थिति नहीं पता चल रही थी। शाम तक सारे रेजिडेंट्स को पैलेस पर अटैक के बारे में पता चल गया था और सब इस बारे में चर्चा कर रहे थे। रोलैंड के पिछले वार्निंग के साथ बहुत से लोग सोच रहे थे कि टिमोथी शायद मर गया है। रॉयल कैपिटल के बाहर बड़े नोबल्स में कोई हरकत नहीं थी और पैलेस की तरफ से रिस्पॉन्स भी काफी तेजी से आया। टेसा को लगा कि टिमोथी नहीं मरा है। उसने रोलैंड को बताया कि वो इस अटैक को टिमोथी के टायरानिकल एक्ट्स का डिवाइन पनिशमेंट दिखाने के लिए इस्तेमाल करेगी। टेसा ने पहले ही टिमोथी के ब्रूटल एक्शंस का एविडेंस इकट्ठा कर लिया था और अगले कुछ दिनों में इसे फैलाना शुरू करेगी। जब रोलैंड ने लेटर पढ़ा तो उसने इसे मोड़कर ड्रॉर में रख दिया। उसने सोचा, अगर ये अटैक टिमोथी को ट्रूप्स भेजने से रोक सकता है तो ये काफी अच्छा होगा। अब अगला काम था विचेस का इंतजार करना। तभी कार्टर ने ऑफिस का दरवाजा खोला और रिपोर्ट किया, 2 फ्लीट्स डॉक पर आ गई हैं।
एक मार्गरेट मर्चेंट फ्लीट है और दूसरी एनवॉय ग्रुप है जो रोलैंड ने सदर्न बॉर्डर पर रेफ्यूजीज को रिक्रूट करने के लिए भेजी थी। उन्होंने 500 रेफ्यूजीज लाए हैं जो क्वारंटीन प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। काइल ने बार बार बुक को नीचे रखा। ओह, ये है कैसे? चार्ल्स ने परेशानी से देखा। काइल, तुमने पूरी रात नहीं सोई? काइल ने 2 दिन से ये इंटरमीडिएट केमिस्ट्री बुक हाथ में पकड़ी हुई थी। प्रैक्टिकली पूरी रात जागकर पुरानी किताब को पढ़ रहा था। उसने कुछ बार इसे देखा था, लेकिन कंटेंट इतना कॉम्प्लेक्स था कि समझना मुश्किल हो रहा था। चीफ एल्केमिस्ट की आवाज थकी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि वो काफी एनर्जेटिक था। उसने महसूस किया कि वो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने हमेशा सोचा था कि एल्केमी सिर्फ एल्केमी है और बाकी सब कुछ उससे अलग है, लेकिन वो गलत था। ये बुक शुरू से ही सब कुछ जोड़ती है। सब कुछ एक ही सब्सटेंस से बना है और वही रूल्स के तहत चलता है। सूरज का उगना और अस्त होना, फूलों का खिलना और गिरना, सब कुछ वही है। ये रूल इतना प्रिसाइज है कि अगर इनिशियल कंडीशंस वही रहें तो रिजल्ट्स भी बिल्कुल वही होंगे। केमिस्ट्री तो सिर्फ इसका एक छोटा हिस्सा है। चार्ल्स को जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। यह उसकी पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। ये थ्योरीज इतनी एल्यूसिव थीं कि इन्हें आंखों से देखना मुश्किल था। कायल को भी चार्ल्स के सवालों का जवाब देना मुश्किल लगा, लेकिन हिज हाइनेस ने जरूर इस दुनिया की सच्चाई के लिए एक नई दरवाजा खोला दिया। उसने उम्मीद की कि आने वाले समय में वो फिजिक्स और बायोलॉजी की 2 किताबें समझ पाएगा। मैं एक आर्च टेल साइड पर खड़ा था, दूर से शहर को देख रहा था। वुल्फ हार्ट सिटी अब टूट फूट कर बिखरी हुई थी। जहां लोकल ब्लैक बोल्डर्स ने डैमेज एरियाज को भरा था, जो एरियाज रिपेयर नहीं हुए थे उन पर वुडन फ्रेम्स और शील्ड्स लगे हुए थे। एक बिशप ने रिपोर्ट किया कि सीज बीस्ट्स तैयार हैं, जिसे मैंने संतोष से सुना और उनसे सिग्नल का इंतजार करने को कहा। उसे पोप के कमांड के नीचे प्योर वंस से बात करनी थी। 2 विचेस के बारे में सोचकर उसने चौंक गया। वो दूसरी विचेस से अलग थीं, जो चर्च के द्वारा पेल गई थीं और अपने तरीके से मार्च और बैटल्स के बीच भी चलती थीं। प्लेन के बीच 2 औरतें थीं और 3 प्रिजनर्स जमीन पर घुटने के बल बैठे हुए थे। एक विच के लंबे सफेद बाल थे और उसकी रोब हवा में लहराती थी, जैसे एक फ्लॉलेस एल्फ। दूसरी औरत का फिगर लायक था, गोल्डन कर्ल्स के साथ, जो कभी कभी खुशी से हंसी में बदल जाती थी। मैंने सबको वहां से निकाल दिया, लेकिन 2 विचेस को समझ नहीं आया कि क्यों उन्होंने ऑडियंस को दूर किया। मैंने उन्हें समझाया कि वो जल्द ही वुल्फ हार्ट सिटी पर पूरा अटैक शुरू करने वाले हैं और इस वक्त प्रिजनर से पूछताछ करना बेकार है। उसने उम्मीद की कि वो भी फ्रंट लाइन पर जल्दी आएंगी। इजाबेला ने शोल्डर उचकाकर कहा, मैं जीरो को नहीं रोक सकती, जो सबसे ज्यादा जजमेंट गेम खेलने का मजा लेती है और चाहती है कि मैं एक बार स्पेक्टेटर बनूं। मैंने पोकर फेस बनाए रखा, लेकिन मैं सीक्रेटली अनॉयड था। इसे जजमेंट गेम कहना एक यूफेमिज्म था। यह ज्यादातर एक कैट एंड माउस गेम था। प्रिजनर को विचेस के सेट की गई एरिया से भागना था या उन्हें हराना था, तभी उसे सर्वाइवल का चांस मिलता। एक लॉन्ग सोर्ड और एक लाइट क्रॉसबो प्रिजनर के सामने रखे गए थे। उसने जमीन से क्रॉसबो उठाया और जीरो पर गोली चलाई, चाहे वो उसे लगे या न लगे। उसका दूसरा हाथ लॉन्ग सोर्ड पकड़ चुका था और उसने उसे आगे की तरफ स्विंग किया, लेकिन ब्लेड ने कुछ नहीं छुआ। जब उसने ऊपर देखा तो वो स्टन्ड हो गया। उसकी क्रॉसबो से निकली बोल्ट जीरो के मुंह में पकड़ ली गई थी। प्रिजनर की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे। अगले पल वो देख रहा था कि वो डेलिकेटली हैंड्स ने उसके सिर को पकड़ लिया। एक हल्का खींचाव था जो उसकी आगे की गति को उसके खुद के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। एक हल्की क्रैक सुनाई दी और फिर प्रिजनर जमीन पर गिर गया। वो अपने सिर को घुमाते हुए 2 बचे हुए प्रिजनर्स को देख रही थी। यह देखकर दूसरा प्रिजनर पलट गया और भाग गया, जो जीरो को निराशा में डाल दिया। वो एक विस्प की तरह गोस्टली लाइट में बदल गई और प्रिजनर के शरीर में घुस गई। उसने तुरंत अपने कदम रोके। उसकी आंखें पीछे की तरफ झुक गईं और उसका शरीर अजीब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने लगा। अंधेरे से रोशनी उसके अंदर से छलक गई और उसका शरीर डिस्टॉर्ट होने लगा। फिर जीरो ने लास्ट प्रिजनर के पास वापस गई, जो स्पाइस में से सबसे छोटा था। उसका चेहरा शौक और डर से भरा हुआ था, जैसे वो अब तक जो हुआ उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि जीरो उसका नाम, उसकी पहचान और स्काउट टीम में भर्ती होने का तरीका सब जानती थी। जीरो ने अपना सर उठाते हुए उसे बताया, तुम्हारे पास लौटने के लिए अब कोई घर नहीं है। तुम्हारा परिवार सब चला गया है। लड़का अपना मुंह खोलकर कुछ कह नहीं पाया। जीरो ने कहा,
तुम्हारे पिता दीवार को ठीक करते वक्त गिर गए थे और तुम्हारी माँ को ओवरसियर्स की निंदा करने पर दंड मिला था। लड़के की आंखें खुल गईं और उसके चेहरे पर बेचैनी और दुख था। वो घुटने के बल गिर गया और रोते हुए पूछा, अब मैं क्या करूं? अपने दिल की सुनो, सिर्फ देवता ही फैसला कर सकते हैं, जीरो ने प्यार से कहा। लड़का घुटने के बल बैठ गया, बोला कि वो सब कुछ बताने को तैयार है जो उसने जाना है, बस उन्हें उसकी माँ को बचाना है। जीरो ने उसके सिर पर हाथ रखा, अपने पॉकेट से एक पौधा निकाला जिसके लंबे पत्ते थे और उसे दिया। लड़के ने बिना सोचे उस पौधे को खा लिया। मुझे पता था कि यह आम लोगों के लिए एक काफी जहरीला जहर है। जल्द ही लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपनी गर्दन को पकड़कर कशताने लगा। उसके नाखून जल्दी से उसकी त्वचा को फाड़ते हुए खून बहने लगा। कुछ मिनटों तक तकलीफ सहन करने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे नरम पड़ गया और उसने सांस लेना बंद कर दिया। मैंने गहराई से पूछा, तुमने इसे जहर लेने के लिए क्यों बहकाया? हम एक डिवाउट चर्च बिलीवर पा सकते थे। जीरो ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, जो मैंने कहा वो सब झूठ था। मुझे उसके परिवार की असली सूरत का पता नहीं था। मैं काफी बेचैन हो गया और उसने घुमाकर कहा, अटैक की तैयारी करो। दोनों विचेस को पूरा विश्वास था कि वुल्फ किंग और गार्सिया जरूर मर जाएंगे। अटैक हॉर्न की आवाज आसमान में गूंज गई और ऑटम विंड के बीच सेकेंड सीज शुरू हुई। सीज बीस्ट्स, जो बड़े आयरन स्पीयर्स को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किए गए थे, मैजिकल रोशनी से चमक उठे। जब लाइट सूरज की तरह चमकी तो वो मैसिव आयरन स्पीयर मैजिकल फ्लेम्स से भरा हुआ एक भारी रोर के साथ एक्सप्लोड हुआ। ऐसे सीधा सिटी वॉल्स की तरफ चला गया कि आंखें उसकी गति को नहीं देख सकती थीं। तभी वॉल्स के पीछे एक गरजती आवाज सुनाई दी और हॉर्न की फ्रैंटिक साउंड फिर से गूंज गई। जजमेंट आर्मी और पनिशमेंट आर्मी का मिक्स्ड फोर्स वॉल्स की तरफ चार्ज करने लगा। अब वुल्फ हार्ट सिटी के डिफेंडर्स को इन वॉरियर्स से लड़ना था, जो इस दुनिया से नहीं थे, सिर्फ अपनी जान और खून से। मैंने के चेहरे पर सोचकर इजाबेला ने अपनी चिंता व्यक्त की। मैं अगला पोप बनने वाला हूं और वो जीरो के पर खुश नहीं होगा। लेकिन जीरो को इसकी परवाह नहीं थी। जब मैंने लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाएगा तब वो समझेगा ये देवताओं को खुश करने का तरीका है। इजाबेला को पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन जीरो ने कहा, करंट पोप की जिंदगी अब खत्म होने को है। उसने मुझे खुद यह बताया और मरने से पहले मुझे खाने का प्लान भी किया है। इजाबेला ने विरोध किया, लेकिन जीरो ने उसे आश्वासन दिया, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं। इजाबेला ने महसूस किया कि जीरो एक अजीब इंसान थी, शायद अपनी यूनिक पावर की वजह से। इतने सारे लोगों को कंज्यूम करने के बाद दुनिया में उसके लिए कुछ भी नया नहीं बचा था। इसलिए जीरो ने कभी किसी चीज में ज्यादा रुचि नहीं ली थी। जो कुछ भी वो करती वो अपनी खुशी के लिए होता था और वो हमेशा एक अनोखे मनोरंजन की तरह होता था। इजाबेला ने अपनी नजर बैटलफील्ड पर वापस डाली। तभी एक तेज आग अचानक सिटी गेट के नीचे भड़क गई, जो जजमेंट आर्मी को रोक रही थी, जो अभी तक शहर में प्रवेश नहीं कर पाई थी। जो लोग गिरे थे और जमीन पर घूम रहे थे, वो भी उन पर लगी आग को बुझाने में नाकाम रहे। यह गार्सिया का एल्केमिकल वेपन था। जीरो ने सोचा कि अब उसका बैटलफील्ड में शामिल होने का समय आ गया है। जैसे ही वुल्फ किंग और गार्सिया अपने छोटे से बोट के डेक पर आए, जीरो और इजाबेला भी वहां पहुंच गईं। इस समय किसी भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी। सबको समझ आ गया था कि कुछ तो गलत है। सभी ने अपने हथियार खींच लिए, बोट से कूद गए और सीधा प्योर वंस की तरफ चार्ज करने लगे। इजाबेला ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और गॉड पनिशमेंट के पत्थर घूमने लगे। जीरो ने तुरंत एक भूतिया रोशनी में बदल दिया और वुल्फ किंग के शरीर में धड़क गई। गार्सिया का चेहरा डिसबिलीफ से भरा था। समझ नहीं पा रही थी कि उन्होंने गॉड पनिशमेंट के पत्थरों के सामने अपनी शक्ति कैसे इस्तेमाल की। जीरो ने ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं समझी और गार्सिया की तरफ बढ़ गई। उसने ऐसा महसूस किया जैसे पहली बार ऐसा गर्म सूरज की रोशनी महसूस की हो। गार्सिया बाग में खड़ी थी, गहरी सांस लेते हुए, रोजमेरी की खुशबू महसूस करते हुए। यह ग्रे कासल था। गार्सिया सेंट्रल पॉन्ड के पास बैठ गई, पत्थरों पर अपने उंगलियों से छूते हुए। जब वो छोटी थी, तब जब उसका सिर पॉन्ड के एज पर लग गया था और उसका चेहरा खून से भर गया था, तब उसके पिता ने सभी पत्थर हटाकर उन्हें स्मूथ कॉबल स्टोन से बदल दिया था। उसे याद आया कि जेरल्ड और टिमोथी उस समय वहां थे। उन्होंने देखा कि उनकी बहन गिरी। वो सब डर गए थे और एक एक करके उसकी नकल करने लगे ताकि वो रोना बंद करे। सब कुछ उसकी बचपन की यादों की तरफ लौट गया था। गार्सिया ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक सफेद कपड़े में औरत फूलों के पॉन्ड से निकल रही है। जीरो ने कहा कि वो एक विच नहीं बल्कि एक प्योर वन है। गार्सिया ने कहा,
तुम्हारे पास सिर्फ इल्यूजन्स बनाने की शक्ति है। अचानक उसने एक पत्थर उठाया और उसे जोरदार दबाया। पत्थर नहीं टूटा, बल्कि उसके तेज कोने उसकी त्वचा को काट गए और उसने दर्द महसूस किया। जीरो ने अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर उठाया और गार्सिया को स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में स्वागत किया। गार्सिया हैरान हुई और अचानक उसे अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। जीरो ने कहीं से एक लंबी तलवार निकाली और सीधा उसके सीने में घुसा दिया। गार्सिया का शरीर कांप रहा था जब उसने चोट को ढकने की कोशिश की। बहुत खून बहने से उसकी समझ धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अगले पल उसने देखा कि वो अब भी अपने स्थान पर खड़ी है, बिना किसी चोट के। गार्सिया ने गहरी सांस ली। समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। जो जगह अभी पियर्स हुई थी वो अब भी हल्का दर्द दे रही थी। अपने कदमों के नीचे देखा तो खून का एक बड़ा पूल था। जीरो ने समझाया, यह बेसिक नियम है। कॉन्शियसनेस अमर नहीं है और हर मौत का दर्द सच है। यह आपकी मानसिक और शारीरिक ताकत को खा जाएगा, और जब यह भावना आपके सहने की सीमा को पार कर जाएगी तब असली इटर्नल स्लीप आएगी। आम लोग 3 से 4 मौत तक सहन कर सकते हैं, जबकि कुछ मजबूत व्यक्ति 7 या 8। उसने यह कहकर एक लंबी तलवार फिर से निकाली और सीधा गार्सिया की तरफ कूद गई, तलवार से उस पर हमला करते हुए। व्हाइट रोब में कपड़े पहने वाली विच इतने बड़े हथियार को छिपा नहीं सकती थी। यह मेरी दुनिया है, गार्सिया ने कहा, और एक हैंडबॉल उसके हाथ में आई जो दुश्मन की तरफ आग दौड़ती हुई चली गई। साथ ही में एक क्रॉसबो जीरो के पीछे से आया, उसे पकड़ लिया। तीर तुरंत जीरो के एब्डोमेन में चला गया और उसने दर्द का चेहरा बना दिया। यह देखकर जीरो हैरान हुई। उसने नहीं सोचा था कि गार्सिया इतनी जल्दी हमला करेगी। फिर गार्सिया ने एक लंबी स्पीयर कॉन्जर की, लेकिन एक असामान्य बदलाव हुआ। उसे रिएक्ट करने से पहले वो अचानक जीरो के साथ जगह बदल गई। कुछ ही पल बाद गार्सिया ने अपनी गर्दन को पकड़ते हुए कुछ कदम पीछे हट गई, हैरानी से। कंफ्यूज्ड, उसने पहले एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी विच का पावर एब्जॉर्ब किया था जो उसे पावरफुल एबिलिटीज दी थी। जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी बारी है। गार्सिया ने अपने दाहिने हाथ में एक शील्ड पकड़ा और बाएं हाथ में तलवार। पहली बार उसने एक्स्ट्रॉर्डिनरी विच की भयंकरता को महसूस किया। चाहे वो स्पीड हो या स्ट्रेंथ, गार्सिया को एक क्रशिंग प्रेशर महसूस हुआ। उसने डिफेंस छोड़ दिया। एक पल में एक बलिस्ता उसके सामने आई। गार्सिया ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन जो निकला वो एक लोहे का स्पीयर नहीं, बल्कि एक काली लिक्विड थी। जीरो उस काली लिक्विड से भिगो गई। गार्सिया ने जीरो पर एक मोलोतोव फेंक दिया जो उसे एक आग के स्तंभ में बदल दिया, लेकिन यह बार बार का मूव इनइफेक्टिव साबित हुआ। जीरो इतनी तेज थी कि बलिस्ता उसके पीछे नहीं चल पा रही थी। गार्सिया के पास कोई और रास्ता नहीं था, सिर्फ ट्रैप्स पर रिलाई करना पड़ा, और उसने पूरे गार्डन को एक स्नो पाउडर भरा एक्सप्लोसिव फील्ड बना दिया। कई बार लड़ने के बाद गार्सिया महसूस कर रही थी कि उसकी सांसें भारी हो गई हैं। उसके माथे से बीट्स गिर रहे थे और चक्कर उसके दिमाग को छोड़ रहे थे। लेकिन रीबॉर्न जीरो ने इस मौके का फायदा उठाने के बजाय अपने हाथ ताली बजाई। गार्सिया, तुम्हारा परफॉर्मेंस मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, जीरो ने समझाया। हम अपने कॉन्शियसनेस से इस दुनिया का टेरेन बदल सकते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है, वेपन्स या कुछ और बनाने से। जीरो ने जानी पहचानी वजह से कहा, मुझे पता है कि तुम अब बहुत कमजोर और थकी महसूस कर रही हो। गार्सिया ने कुछ गहरी सांस ली, लेकिन गिव अप नहीं किया। उसने सोचा, मैंने जीरो को पहले भी मार दिया है, वो मुझसे ज्यादा देर नहीं टिक सकती। जीरो ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, चर्च ने मेरे लिए कई तैयारियां की हैं, जजमेंट आर्मी ने मुझे ट्रेन किया है, और उनकी कुर्बानी से मैंने अपने स्किल्स को और भी सुधारा है। जीरो ने अपने आखिरी शिकार का जिक्र किया, जिससे उसने एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स हासिल की। मुझे याद नहीं कितने लोगों को मैंने डिवावर्ड किया है, जीरो ने कहा। गार्सिया ने सोचा कि जीरो इतना क्यों कह रही है। उसकी कॉन्शियसनेस बहुत पोटेंट है, वो आसानी से हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स को सहन कर सकती है। गार्सिया ने सोचा, लेकिन उसने जाना कि उसकी चांस बहुत पतली है। उसने एक और पावरफुल वेपन की तलाश की। जीरो ने उसकी सोच पढ़ते हुए कहा, तुम्हें खुद को इनविंसिबल नहीं बनाना है। लेजेंडरी वेपन्स जो तुम्हें नहीं पता, वो नहीं बन सकते। गार्सिया ने पूरा गार्डन स्नो पाउडर से भरने का प्लान बनाया ताकि वो जीरो के साथ मिलकर खुद को खत्म कर सके। जीरो ने गार्सिया को एक पिटीफुल नजर से देखा और फिर एक खौफनाक चैरियट को समन किया, द सीज बीस्ट, जो शहर की दीवारों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था, यानी डीमंस का वेपन। गार्सिया की डिफेंसेस इतनी कमजोर थीं जैसे फोंग। एक मजबूत स्पीयर शाफ्ट ने आसानी से उसकी बैरियर्स को पार करते हुए उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया।
चैरियट ने लगातार अनस्टॉपेबल स्पीयर्स चलाना शुरू कर दिया, और जब भी गार्सिया रिकवरी करती, वही मौत फिर से उसके ऊपर चढ़ाती। गार्सिया को स्नो पाउडर बनाने का समय भी नहीं मिला, जबकि दर्द से उसकी कॉन्शियसनेस धुंधली होने लगी। आसमान में दरारें पड़ गईं और उसका जहान टूटने लगा। जीरो ने गार्सिया को देखा और कहा, तुमने काफी देर तक धरा हुआ है। फिर उसने स्पिरिचुअल बैटलफील्ड से अलविदा कहा। इजाबेला हैरान थी। उसने सोचा था जीरो ने फेल हो गया। जीरो ने गार्सिया की यादें हासिल की थीं, जिनमें से कुछ ने उसे भी हैरान कर दिया। इजाबेला ने पूछा, क्या तुमने स्नो पाउडर बनाने का तरीका सीखा? जीरो ने सिर हिलाते हुए कहा, इंग्रेडिएंट्स सिंपल हैं और वर्कशॉप में आमतौर पर मिलते हैं। इजाबेला ने होली सिटी की तरफ जल्दी करने का इरादा किया, लेकिन जीरो ने उसे रोका। क्या यह एक इल्यूजन था? जीरो पहले की तरह ही दिख रही थी, लेकिन इजाबेला को लगा कुछ तो अलग है उसकी हल्की लाल आंखों में। इजाबेला ने जीरो को एक पल देखा, फिर सिर हिलाते हुए कहा। बॉर्डर टाउन के हॉल में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा था। सभी विचेस और सीनियर फिगर्स मौजूद थे, चीयर्स करते हुए और सेलिब्रेट करते हुए। बरब चीफ नाइट कार्टर और वेस्टर्न स्टार मिस मे की शादी का आगे का जश्न मनाया जा रहा था। रोलैंड ने एना और विचेस के वापस आने का स्वागत करते हुए अपनी ग्लास उठाई। ग्लास एक दूसरे से टकराए और लड़कियों की आंखें खुशी से चमक गईं। तब लाइटनिंग अचानक आई। रोलैंड ने हंसी में कहा, तुम्हें फ्रूट वाइन से रिवॉर्ड करता हूं। जैसे ही रोलैंड ने लाइटनिंग को एक आइस के साथ फ्रूट वाइन का कप दिया, उसने अचानक उसके गाल पर एक किस दिया। ये जॉर्ज से आया था। रोलैंड पहली बार जितना हैरान नहीं हुआ, क्योंकि यह उनका पहला अनुभव नहीं था। विचेस ने इस पर कोई अजीब नहीं समझा, लेकिन सिल्वी की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने रोलैंड को गलत नजर से देखा, जैसे 911 बुलाने का सोच रही हो। सभी खाना खाने में मस्त थे। रोलैंड ने हॉल छोड़ दिया और कासल टेरेस पर आ गया। हल्की हवा में रोलैंड ने ठंडक महसूस की। आधा ऑटम गुजर चुका था। नाइटिंगेल उसके पीछे से आई। हाथ में एक पतली कोट थी। उसने रोलैंड पर डाला। रोलैंड ने अपने क्षेत्र को देखते हुए मुस्कुराया। नाइटिंगेल ने चमकते हुए स्क्वायर की तरफ इशारा किया। शहर दिन प्रतिदिन और ज्यादा जीवंत हो रहा था। नाइटिंगेल ने याद किया जब वो पहली बार शहर में घुसी थी। वो एक सुनसान था, लेकिन अब यहां खड़े होते हुए उसने नागरिकों की खुशी महसूस की। रोलैंड ने बिना बादलों वाले चमकदार रात के आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस लेते हुए। उसे अभी बहुत कुछ करना था। शिक्षा का विस्तार, पब्लिक हेल्थ केयर का एस्टैब्लिशमेंट, सांस्कृतिक निर्माण को मजबूत करना और चाइल्ड बर्थ को बढ़ावा देना। रोलैंड के पीछे देखते हुए लाइटनिंग ने चुपके से कुछ खाना अपने बैग में डाल दिया, लेकिन मेजी ने उसे पकड़ लिया। लाइटनिंग ने मेजी को हॉल के एक कोने में खींचकर कहा, मैं कल एक्सप्लोरेशन पर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? बिना किसी हिचकिचाहट के मेजी ने हाँ कर दिया। लाइटनिंग और मेजी ने मिलकर तैयारी करना शुरू किया, सोचते हुए कि उन्हें कल के लिए क्या चाहिए होगा। हमें लास्ट टाइम की तरह खाने से भरा बैग नहीं ले जाना चाहिए, लाइटनिंग ने कहा। मेजी ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, समझ गई। जैसे ही वह जाने लगी, लाइटनिंग ने उसे रोका। याद रखना, यह एक राज है, किसी और को मत बताना। अगली सुबह दोनों चल पड़ी। लाइटनिंग ने यह सफर अपने यादों में बहुत बार किया था, इतना कि वह आंखें बंद करने पर भी सही दिशा देख सकती थी। उनका लक्ष्य था एक पुरानी खंडहर की जांच करना, एक पत्थर का टावर जो 400 साल पहले छोड़ा गया था। लाइटनिंग ने कहा, अगर हम टावर के अंदर से पुरानी किताबें ला सकते हैं तो हिज हाइनेस हमें बहुत सारा खाना और चिकन एग्स देगा। यह सुनते ही मेजी की आंखें चमक गईं। जब वे उस पत्थर के टावर पर पहुंचे, जो लियान और मॉस से ढका हुआ था, सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ महीने पहले। लाइटनिंग ने टावर के चारों ओर घूमकर देखा, ताकि यह कंफर्म कर सके कि सब सुरक्षित है। फिर धीरे धीरे उतर गई। उसने शाह करते हुए कहा, यहाँ डीमंस हो सकते हैं। यह सुनते ही मेजी का पूरा टेल सीधा हो गया। जबकि बॉम्बिंग सफल थी और हिज हाइनेस ने उम्मीद से ज्यादा कुछ नहीं किया, लाइटनिंग ने महसूस किया कि उसकी उड़ान पहले जैसी चंचल नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से हमेशा कोई डीमन उसका पीछा कर रहा हो। यह डर का एक रुकावट था। लाइटनिंग ने अपने पिता के शिक्षण को अपने दिल में दोहराया। उसे इस पर जीत पाना था, वरना वह कभी खुद से आजाद नहीं उड़ पाएगी। यही वजह थी कि उसने हिज हाइनेस रोलैंड को नहीं बताया। शायद रोलैंड उसे डांटेगा, उसका आइसक्रीम कॉन्फिस्केट करेगा और विचेस यूनियन की बहनें चिंता करेंगी। लेकिन वह तैयार थी। फ्योर्ड्स के सबसे बड़े एक्सप्लोरर की बेटी होते हुए थंडर लाइटनिंग ने कभी भी डरपोक संस्करण मंजूर नहीं किया।
इस बार उसने एक पिस्टल ले लिया और मेजी को साथ लिया। लाइटनिंग ने टूटी हुई टावर के ऊपर इशारा करते हुए कहा, मैं पहले ऊपर जाकर देखती हूँ, तुम ध्यान रखना। छोटी लड़की अपने दिल में हौसला बढ़ाती रही जब वह सीढ़ियों पर कदम रख रही थी। जैसे ही वह हॉलवे के कोने तक पहुंची, उसने धीरे से झुककर देखा। टूटी हुई वुडन डोर शाटर हो चुकी थी और बेसमेंट के एंट्रेंस पर डीमंस का कोई निशान नहीं था। तब उसने अंधेरे से एक कमजोरी सी आवाज सुनी जो बहुत ही जानी पहचानी थी। लाइटनिंग का बदन कांप गया और वह घबराहट में पलटने ही वाली थी। उसने अपने दांत भींचते हुए डर को दबाया। इस बार बुलाने की आवाज और भी साफ थी और टोन बिल्कुल पहली बार जैसा था। वह बार बार कह रही थी, मुझे मदद करो। लाइटनिंग का दिल घबरा गया और उसने पहले वापस उड़ने का फैसला किया ताकि मेसी से सलाह ले सके। जब उसने हालात को छोटी सी बात में समझाया, मेसी ने सुझाव दिया, हम टॉर्चेस को बुझाकर छिपकर अंदर जा सकते हैं ताकि डीमंस हमें न देख सके। और मैं तो आवर में बदल सकती हूँ, हमें रात में देखने का मौका मिलेगा। लाइटनिंग ने महसूस किया कि वह पहले डर के मारे भाग गई थी, इसीलिए बेकार महसूस कर रही थी। मेजी ने उसके चेहरे पर अपनी चीख लगाई, कोई भी डीमन सीज के नीचे महीने भर शॉपिंग नहीं कर सकता। और एक एडवेंचरर होने के नाते क्या तुम्हें इन अजीब एडवेंचर्स में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद लाइटनिंग ने मेजी की बात मान ली। वह अपने डर पर काबू पाना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा, मेजी को यह खुदाई क्यों करने में इतनी दिलचस्पी है? उसने पूछा, क्या यह बस अंडे भरने के इनाम के लिए है? आवल ने अपनी गोल आंखें झपकाईं, फिर अपना सिर घुमा लिया। माहौल अचानक से हल्का हो गया और लाइटनिंग धीरे धीरे शांत होने लगी। रूइंस के एंट्रेंस पर वापस खड़ी होते हुए उसने गहरी सांस ली, अपने रिवॉल्वर को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे गहरे अंधेरों में कदम रखा। लाइटनिंग ने अपना पेस धीमा किया, बीजों के किनारे पर कदम रखते हुए फिर आहिस्ता से नीचे उतरी। जैसे ही वह वापस आई, उसने अचानक एक मैजिक स्टोन देखा जो कमरे को रोशन कर रहा था। वह धीरे से बीजों के जंक्शन तक पहुंची जहां उसने देखा पानी टपक रहा है। तब उसने मदद करो की आवाज और भी साफ सुनाई दी, जैसे वह उसके कानों में गूंज रही हो। कमरे के बीच में एक पत्थर का प्लेटफॉर्म था जिसमें कुछ फिगर्स खड़े थे। उनके रूप और मजबूत शरीर देखकर वह निश्चित रूप से डीमंस थे। उचित प्लेटफॉर्म के बीच डीमन से घिरा हुआ एक बड़ा आइस क्यूब था जिसमें एक महिला शानदार रोब में पड़ी थी। लाइटनिंग को डीमंस देखकर थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मेजी ने कहा, यह डीमंस तो पहले से ही डेड होने चाहिए। उसके कहने से पहले मेजी पहले से ही क्यूब की तरफ उड़ गई, हाई प्लेटफॉर्म की तरफ। लाइटनिंग इतनी हैरान हुई कि वह वहां खड़ी रह गई, अपने हाथ से मेजी को रोकने का सोचना भी भूल गई। जब तक वह प्रतिक्रिया करती, मेजी एक डीमन पर कूद गई। आवल ने जब डीमन को छोड़ा तो वह जोर से गिरी और तुरंत चारों तरफ राख में बदल गई। लाइटनिंग ने इन पत्थर जैसे प्राणियों को नजर से देखा। उनकी बॉडीज छोटी छोटी दरारों से ढकी हुई थीं। मेजी आइस क्यूब के ऊपर उड़ गई और जोर से चूका ली। इस बार वह टूटी नहीं, बल्कि एक क्रिस्प नॉकिंग साउंड दिया जो इसकी मजबूती को दर्शाता था। लाइटनिंग ने अपने हाथ आइस क्यूब पर रखा और एक ठंडी सहानुभूति महसूस की। क्यूब के अंदर की महिला ऐसी लग रही थी जैसे वह बिल्कुल जीवंत हो, उसके लंबे नीले बालों के साथ। थोड़ी दूर एक लाल मैजिक स्टोन था जो बार बार मुझे बचाओ की आवाज दे रहा था। लाइटनिंग और मेसी ने जल्दी से शहर के आउटस्कर्ट्स पर उड़ान भरी ताकि रोलैंड को इस हालात के बारे में बता सकें। जब रोलैंड ने लाइटनिंग का वर्णन सुना तो वह हैरानी से चौंक गया। उसने सोचा, लाइटनिंग कितनी डेयरिंग है, सिर्फ एक पिजन के साथ उन पुरानी रूइंस की जांच करने गई जो डीमन से भरी हुई हैं। और भी डरावना यह था कि वहां एक विच सील की गई थी। लाइटनिंग ने साथ में मैजिक स्टोन भी लाया। जब उन्होंने बॉक्स खोला तब एक चिंतित महिला की आवाज सबके कानों में गूंज गई। यह आवाज कभी पास थी, कभी दूर और काफी अननर्विंग थी। नाइटिंगेल ने अपनी शक्ति दिखाते हुए बोला, इस स्टोन में मैजिक है। रोलैंड ने कुछ सोचकर कहा, यह एक मैजिकल रिकॉर्डिंग डिवाइस लगता है जो लगातार साउंड निकाल सकता है। रोलैंड ने लाइटनिंग को प्यार से सिर पर हाथ रखा। ऐसा मत करो, खास तौर पर खतरनाक जगह पर बिना परमिशन के जाना। उसने नाइटिंगेल से कहा, सारी विचेस यूनियन के सदस्यों को इकट्ठा करो और ऑफिस में बुलाओ। रूइंस की तलाश का प्लान जल्दी करना पड़ेगा। जब सब आए, रोलैंड ने लाइटनिंग की खोज के बारे में शुरू से लेकर अंत तक बताया। एना ने समझा कि शायद विच अभी जिंदा है और उनके जरिए उन्हें 400 साल पहले की घटनाओं के बारे में जानने को मिल सकता है। लेकिन स्क्रोल ने यह भी कहा कि यह विच शायद उस दौर की नहीं हो सकती। ली ने कहा, विच हमारे तरफ नहीं भी हो सकती।
यह बात रोलैंड को चिंतन में डाल दी, क्योंकि अगर रूइंस चर्च के द्वारा छोड़ी गई थी तो अंदर सील की गई विच चर्च के पक्ष में हो सकती थी। लाइटनिंग ने विच की शानदार पोशाक का उल्लेख किया और रोलैंड ने कहा, शायद वह एक उच्च अधिकारी हैं। अगर उस महिला की कोई बुराई की इरादा हो तो विच यूनियन के लिए खतरे की बात हो सकती है। लिली ने अचानक कहा, क्या सब लोग इस बात पर सोच रहे हैं कि विच हमारे साथ है या नहीं? आर्यम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लिली ने रुकने का नाम नहीं लिया। 400 साल पहले की कोई व्यक्ति कैसे जिंदा रह सकती है? लाइटनिंग ने कहा, वह महिला उस बेजान डीमन से बिल्कुल अलग है। उसकी त्वचा स्मूथ है और उसके होठों में रंग है। मेजी ने इस बात पर हाँ में सिर हिलाया। वेंडी ने उनकी बहस को रोकते हुए कहा, चाहे विच जिंदा हो या नहीं, हमें कोशिश करनी होगी। अगर वह चर्च की विच है तो हमें सिर्फ पनिशमेंट का गॉडस्टोन लगाना होगा जब तक वह जागती नहीं। इसके अलावा हमारे पास नाइटिंगेल और एना है। सबसे जरूरी बात, शायद इस विच के पास 400 साल पहले की कैलेमिटी की जानकारी है, वेंडी ने कहा। रोलैंड ने वेंडी की बात से सहमत होते हुए कहा, डीमंस के बारे में जानकारी बॉर्डर टाउन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आगे आने वाले साम्राज्यों में पहले कदम उठाना पड़ेगा। रोलैंड ने एक्स की तरफ देखा, पहली आर्मी का क्या हाल है? एक्स ने सल्यूट दिया और कहा, हमारे पास सिर्फ 50 लोगों को मोबिलाइज करने का सामर्थ्य है। बाकी स्क्वाड्स अलग अलग जगहों से शरणार्थियों को भर्ती कर रहे हैं और उन्हें टिमोथी के विस्तार से हमले को रोकने के लिए कुछ बल छोड़ना पड़ेगा। रोलैंड ने इस बात को समझा और स्ट्रेटेजाइज करना शुरू किया। कैसे भी हो, उन्हें वापस लेकर आएंगे। उनका हमारे पास रहना जरूरी है, टिली ने कहा। बॉर्डर टाउन की विचेस के साथ मिलकर ही हम रोलैंड की मदद कर सकते हैं। थंडर ने सोचने में थोड़ा समय लिया, लेकिन उसकी चिंता इस वक्त के लिए ठीक थी। टिली, तुम्हें पता है कि वहां क्या हो रहा है? डिमोनिक बीस्ट्स का खतरा है और हमारे पास कोई बड़ी शक्ति नहीं है। अगर हम उन्हें वापस नहीं लाते तो उन्हें खुद अपने लिए लड़ना पड़ेगा, टिली ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं, और अगर हम यह करने में सफल होते हैं तो यह हमारे लिए एक मौका होगा उनका भरोसा जीतने का। एशेस ने घबराई हुई आवाज में कहा, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो? मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ कोई बुरा हो, थंडर ने समझाया। मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूं, पर हमें सोच समझकर चलना होगा। हमें कुछ समय देना होगा। चलो, सब मिलकर प्लान बनाते हैं, टिली ने कहा। यह हमें एक मौका देगा और हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। टिली और थंडर के बीच छोटी सी चर्चा हुई और फिर उन्होंने तय किया कि वो बॉर्डर टाउन जाएंगे। हमें उन्हें यह दिखाना होगा कि हम उनका साथ देने के लिए यहाँ हैं, थंडर ने कहा। इस दौरान रोलैंड ने शहर की दीवार पर चढ़ते हुए देखा कि सोल्जर्स अपने पोस्ट पर थे। हर एक ने रिवॉल्वर से खुद को तैयार किया हुआ था। नई दीवार पुरानी पत्थर की दीवार से काफी ऊंची थी, जो डिमोनिक बीस्ट्स को ओवरलीपिंग से रोक रही थी। जब रोलैंड दीवार पर चल रहा था, सोल्जर्स ने सीधे खड़े होकर उसे सल्यूट दिया। उनका जोश 1 साल पहले की मिलिशिया की तुलना में काफी बदल गया था। तभी पीछे से एक तेज झगड़ा सुनाई दिया। रोलैंड ने उस तरफ देखा और देखा कि रेजिडेंशियल एरिया के बीच एक समूह झगड़ रहा है। उनमें से एक, जो काले और सफेद यूनिफॉर्म में था, म्युनिसिपल ऑफिशियल लग रहा था। कार्टर ने बीच में घुसकर झगड़ा शांत करने की कोशिश की। प्रिंस के पर्सनल गार्ड्स ने सबको रोका और जल्दी ही हालात संभाल लिए गए। जब रोलैंड ने देखा तो एक आदमी जो पीट गया था झुककर खड़ा हुआ। रोलैंड ने ब्रूस्ड फेस वाले ऑफिशियल से पूछा कि क्या हुआ। ऑफिशियल ने बताया, यह रेफ्यूजीज ने झगड़ा शुरू किया। मैं फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था जब यह मैड डॉग रेफ्यूजी ने मुझ पर हमला कर दिया। जिस आदमी को कार्टर ने रोका था, उसने तुरंत कहा, यह ऑफिशियल झूठ बोल रहा है। यह लोग सर्सी के साथ मिलकर हमसे पैसे ले रहे हैं हर सर्विंग के लिए। रोलन थोड़ा हैरान हुआ। ईस्टर्न रीजन के रेफ्यूजीज को सिटी हॉल के जरिए थरली वेट किया गया था, और जो क्राफ्ट्समैन लिटरेट लोग या स्पेशल स्किल्स वाले थे, उन्हें टाउन के इनर रिंग में शिफ्ट कर दिया गया था। इस तरह से जो बचे थे वो आम लोग होने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से आदमी बोल रहा था उससे वह आम इंसान की तरह नहीं लगा। उस ऑफिशियल का गुस्सा और गालियां देना भी बहुत डिसअपॉइंटिंग था। रोलैंड ने जान लिया कि यह ऑफिशियल ड्यूक रायन का एक नाइट है जो बाद में सरेंडर कर गया था। उसने यह बात सब रेफ्यूजीज के सामने पक्की की। मैंने कहा था कि हाउसिंग और फूड फ्री में दिया जाएगा जब आप बॉर्डर टाउन ज्वाइन करेंगे, और यह वादा अब भी है। उसने सबको यह बात याद दिलाई कि उनकी मदद के लिए वह हमेशा तैयार है, चाहे हालात कुछ भी हों। रोलैंड का इरादा था कि वह बॉर्डर टाउन को एक मजबूत और सुरक्षित जगह बना सके। यह सब सुना, रेफ्यूजीज ने रोलैंड की काइंडनेस की तारीफ करते हुए जोर से बोला, जय हो प्रिंस। लेकिन जब एक झगड़ा हो गया, रोलैंड ने अपने पर्सनल गार्ड्स को बुलाया और कहा, सब लोगों को कासल ले चलो जो इस झगड़े में शामिल हैं।
मैं खुद इस घटना का फैसला करूंगा। ऑफिशियल्स का चेहरा अचानक पेल हो गया। रोलैंड ने उनसे पूछा, जॉर्ज पॉरेज के बारे में मुझे बताओ, असल में क्या हो रहा था? कासल के हॉल में रोलैंड ने अपनी सीट पर बैठकर दोनों लोगों की तरफ देखा। जब सबने अपनी कहानी सुनाई, तब उसने समझा कि क्या हुआ था। ऑफिशियल कोया नाम का आदमी अपनी नाइटहुड से हटाए जाने से नाराज था और सिटी हॉल की टीडियस पेपर वर्क से परेशान था। उसका फ्रस्ट्रेशन रेफ्यूजीज पर निकला। उसने पॉरेज बांटते वक्त जानबूझकर रेफ्यूजी से चार्ज किया और दोनों ग्रुप्स के बीच तनाव खड़ा किया। असल में कोया पिछले कुछ दिनों से पॉरेज के लिए चार्ज कर रहा था। उसके कंस्पिक्यूअस सिटी हॉल यूनिफॉर्म की वजह से बहुत सारे रेफ्यूजीज डर से चुप रहे, जो सिर्फ उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। आज ही कोई इसके खिलाफ खड़ा हुआ। यह समझकर रोलैंड ने एक गहरी सांस ली। उसने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी करप्शन और स्टैग्नेशन शुरू हो जाएगी। उसने बिरेव को अपने पास बुलाया और धीरे से पूछा, ऐसी स्थिति को एक लॉर्ड कैसे हैंडल करेगा? बेरेव ने जवाब दिया, अगर ऑफेंडर नोबल हो तो वो कुछ गोल्ड रॉयल्स देकर सारी सजाओं से बच सकता है, लेकिन अगर कोई कॉमनर नोबल पर हमला करे तो उसकी सजा एम्पुटेशन से लेकर फ्लॉगिंग तक हो सकती है। लेकिन कोया अब नोबल नहीं रहा। रोलैंड ने कुछ देर सोचा और ग्रे कासल के रूल्स का पालन करने का फैसला किया। वो खड़े हुए और पूरे हॉल पर नजर डालते हुए अपना जजमेंट सुनाया। खोया, अपने ड्यूटी को निग्लेक्ट करने और रेफ्यूजीज से एक्सटॉर्शन करने के लिए तुम्हें आज से सभी ड्यूटीज से हटा दिया जा रहा है। तुम्हें 10 साल के लिए माइंस में काम करने की सजा दी जा रही है और तुम्हें तुम्हारी एक्सटॉर्शनेट इनकम का 3 गुना जुर्माना भी भुगतना होगा। और वेड, जो सिटी हॉल ऑफिशियल पर हमला करने वाला था, उसे भी 10 साल की सजा दी गई। उसकी बात सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा, वेड, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे क्यों डिफेंड किया? वेड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर हम ऐसे ही चुप रहते तो हम और भी बुरा बर्ताव सहते। मुझे पता था अगर मैं कोया के खिलाफ खड़ा होऊंगा तो रोलैंड को पता चलेगा। वो प्रिंस हैं और उन्हें अपने नाम की इज्जत की बहुत परवाह है। बूढ़े आदमी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, तुम तो बॉर्डर टाउन में अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन तुमने यहाँ रहना चुना मेरे लिए। वेड ने कहा, यह सब कुछ मेरे लिए नहीं है। तुमने मुझे तब बचाया जब मैं मरने ही वाला था। तुमसे मिलकर ही तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें याद है ना, जब मैं बेचैन था, तुम्हारे साथ रहकर मुझे नई जिंदगी मिली। बूढ़े आदमी ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर बोला, लेकिन तुम्हारा जख्म। वेड ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नाइट ने कहा है कि इसे खुला रहने दो, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। देखो, थोड़ा ठंडा और इची है, पर यह हीलिंग का निशान है। बूढ़े आदमी ने फिर से उसके जख्म की तरफ देखा और गम भरी आवाज में बोला, अगर इसे ठीक से ट्रीट नहीं किया गया तो आज रात तुम्हें हाई फीवर हो सकता है। मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। वेड ने आश्वासन दिया, और ये जो पानी मुझे दिया गया था उसका खास असर है। नाइट ने बताया था कि यह सब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को खत्म कर देता है। बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने यह सब कैसे जाना? वेड ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब विचेस के काम है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि ऐसा करने से उनका भी कोई फायदा नहीं। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम इस सब में शामिल हो। तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। वेड ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो। अगर हम खुद के लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन होगा? उनका समय बीत रहा था और वेड ने फिर से कहा, देखो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम दोनों इस सर्दी से निकल जाएंगे। बूढ़े आदमी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो हमेशा मुझे उम्मीद देते हो, बस तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। वेड ने उनका हाथ थाम कर कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी जान बचाई। और इसके साथ ही दोनों ने एक दूसरे को समझा और उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। समुंदर पर मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था। कैप्टन जैक और विचेस एक साथ फिश सूप पी रहे थे ताकि गर्मी रहे। ब्लॉन्ड औरत एंड्रिया फिश सूप की तारीफ कर रही थी, लेकिन एशेस को समुंदर की मछलियों की बदबू से बुरा लग रहा था। एंड्रिया ने ताना मारते हुए कहा, लगता है ऐश का टेस्ट बॉर्डर टाउन के कुकिंग मेथड से खराब हो गया है और उसकी हिम्मत भी कमजोर हो रही है। एशेस ने गुस्से से देखा और एंड्रिया ने छोड़ते हुए कहा, अगर ऐश मछली की बदबू नहीं सह सकती तो लेडी टिली के लिए कैसे खड़ी होगी? एशेस को समझ आ गया कि एंड्रिया जानबूझकर झगड़ा कर रही है। एशेस ने नापसंदगी से कहा, एंड्रिया के एरोज बॉर्डर टाउन के हथियारों से तो कंपेयर भी नहीं हो सकते। जब तुम प्रिंस रोलैंड के खाने का मजा लोगी तब तुम्हें समझ आएगा। दोनों स्लम्बरिंग आइल के सबसे बेहतर विचेस थीं और अक्सर ये आर्ग्यू करती थीं कि कौन सबसे मजबूत है। लेकिन जब भी खतरा होता
वो बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ लड़ती थीं। तभी अचानक एक सेलर कैबिन में घुस आया। उसका चेहरा डर से पीला था और वो चिल्ला रहा था, म्यूटेंट सी घोस्ट्स आ गए हैं। सब लोग स्टर्न बिल्डिंग से बाहर निकल गए और देखा कि डेक पर एक डजन से ज्यादा मछली बॉडीड क्रैब लेगेड क्रीचर्स हैं। ये क्रीचर्स तेजी से मूव कर रहे थे। उनके 6 पैर एक जायंट कॉकरोच की तरह चल रहे थे। एंड्रिया ने अपने उंगलियों से चिंगारी मारते हुए एक सोना रोशनी निकाली जो एक बोल की शक्ल में बदल गई। वो एशेस के साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार थी, देखती कि कौन ज्यादा मार सकती है। टिली ने फ्लाइंग मैजिक स्टोन में जादू भरा और मिड एयर में उड़ गई। पूरे डेक का नजारा देखा। ये मॉन्स्टर्स पहले से थोड़े अलग लग रहे थे। जैसे ही एशेस बैटलफील्ड में शामिल हुई वैसे ही सब कुछ बदल गया। जो भी डिमोनिक बीस्ट्स जायंट सोर्ड का सामना करते वो आधे हो जाते। एंड्रिया भी पीछे नहीं रही। उसका मैजिकल लॉन्गबो हर चीज को एरो की तरह शूट कर सकता था, दोनों पावर और एक्यूरेसी के साथ। डिमोनिक बीस्ट्स के जल्दी मरने को देखते हुए टिली अलर्ट हो गई। उसने महसूस किया कि एक बड़ा मॉन्स्टर शिप के नीचे है जो लगातार शिप के नीचे टकरा रहा है जब तक वो अपनी बात खत्म कर पाती। एक शैडो शिप के नीचे से उड़ गई और सेलबोट फिर से तेजी से हिलने लगी। टिली डेक पर वापस आई और स्थिति को समझाया, हमें इसे समुंदर से बाहर निकालना होगा। सैवी पोजीशन पर गई और शिप के रोप से कूद गई। उसकी कमर के इर्द गिर्द कुछ गुंडे घुसे हुए थे और दूसरा एंड एशेस के हाथ में था जो उसकी डिसेंट को स्टेडी रखती थी। शैडो ने टकराया और सैवी ने तुरंत बैरियर खोला। मॉन्स्टर बैरियर पर टकराया और उसका बड़ा शरीर अचानक रुक गया। सैवी ने एक दब्बे आवाज निकाली। एशेस ने एक हाथ से खींचकर सैवी को डेक पर खींच लिया जब एक बड़ा सी बीस्ट पानी से रोर करता हुआ बाहर आया। एक पल में एंड्रिया मॉन्स्टर के सिर के ऊपर उड़ गई। उसने मैजिक बॉल बुलाया, स्ट्रिंग को खींचा और वो एरो जो सिर्फ मैजिक पावर से बना था एक बिजली की तरह रोर करता हुआ मॉन्स्टर के शरीर में घुस गया। फिर एक जोर से धमाका हुआ और मॉन्स्टर टुकड़े टुकड़े हो गया। एंड्रिया पानी में गिर गई और चिल्लाकर कहने लगी, ऐश, मुझे स्विम नहीं आता। एंड्रिया चिल्ला रही थी। एशेस ने हेल्पलेसली साई किया, सिर हिलाया और फिर समुंदर में कूद गई और उसे बचाया। टिली ने एक गहरी सांस लेते हुए राहत की सांस भरी। शिप का खतरा अब दूर हो गया था और अब उसे बॉर्डर टाउन तक स्विमिंग की चिंता नहीं थी। तभी उसने अपने नाक के टिप पर ठंडक महसूस की और देखा तो वो थोड़ी देर के लिए फ्रोजन हो गई। आसमान में बर्फ के फूल उड़ रहे थे। टिली ने समझा कि बर्फ का आना डीमंस के महीने की शुरुआत का संकेत है। सिर्फ ऑटम है और बर्फ गिर रही है। इसका मतलब है कि बॉर्डर टाउन शायद अब डिमोनिक बीस्ट से हमला शुरू हो गया होगा। कुछ दिन बाद वो उन जगहों पर पहुंचेंगे जहां उन्होंने पिछली बार विचेस को स्लम्बरिंग से उठाया था। टेली को हॉट एयर बलून में बहुत रुचि थी। उतरने से पहले उसने कैप्टन जैक से कहा, थोड़ी देर यहां रुको। टिली ने उड़ान भरी और थोड़ा उदास होते हुए इनविजिबल बैरियर बनाने को कहा ताकि सब धीरे धीरे उड़ान भर सकें। जल्दी ही उन्होंने पर्वत के शिखर को पार किया। ऐश के गाइडेंस में उन्हें आधा दिन लग गया बॉर्डर टाउन तक पहुंचने में। टिली की नजर सबसे पहले एक यूनिक शेप्ड स्टील ब्रिज पर पड़ी। एशेस ने कहा, यह मटेरियल्स का बेकार है। पॉन्टून ब्रिज तो ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल कर सकता है। एंड्रिया ने एलिगेंटली अपनी उंगली हिलाते हुए कहा, इसका अपना एक मकसद है। जब टाउन एक्सपैंड होगा तो पॉन्टून ब्रिज रिवर ट्रांसपोर्टेशन को रोकेगा। टिली इनकी झगड़े से ज्यादा परवाह नहीं करती थी। उसकी नजर रिवर के दूसरे तरफ थी। स्टील ब्रिज क्रॉस करते ही 2 गार्ड्स उनके पास आए और पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? एक गार्ड ने उन्हें ध्यान से देखा और पूछा, क्या आप विचेस हैं? यह सवाल सुनकर टिली थोड़ी हैरान हो गई। उसने पहले ही जानता था कि इस टाउन में विचेस का होना पब्लिक है, लेकिन जब एक आम आदमी ने ऐसे शांत स्वर में यह पूछा तो उसके दिल में एक लहर सी चल गई। उसने हाँ में सिर हिलाया और गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां रुक जाओ। फिर वो तुरंत बॉर्डर टाउन की तरफ भाग गया। जब एशेस टिली की आइडेंटिटी के बारे में कुछ कहने लगी तब टिली ने उसे रोका। टिली को यह जानकर क्यूरियोसिटी हुई कि रोलैंड एक दूसरे शहर की विच को कैसे ग्रीट करेगा। थोड़ी देर बाद एक लंबी ब्लॉन्ड औरत जो सफेद रोब पहने हुए थी वहां आई। ये नाइटिंगेल थी। नाइटिंगेल और एशेस ने थोड़ा सा ग्रीट किया और टिली को नाइटिंगेल से एमिनेटिंग शार्प ऑरा महसूस हुआ। बिना किसी शक के यह औरत एक कॉम्बैट विच थी और बहुत ही पावरफुल थी। नाइटिंगेल ने पहले एशेस को देखा, फिर सब पर नजर डाली। जब उसकी नजर टिली पर पड़ी तो वो अचानक रुक गई। उसका शार्प फीलिंग एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह एक गर्मी महसूस हुई।
उसने पहले टेली को अपना परिचय दिया। पहली नजर में टेली को रोलैंड की बहन के रूप में पहचान लिया। नाइटिंगेल के गाइडेंस में वो सब कैसल में घुस गए। सिल्वी पहले से ही उनके पास आई और बताया, प्रिंस ने ऑलरेडी किसी को नोटिफाई कर दिया है। तभी उनके पीछे एक आवाज सुनाई दी, जो जैसे पहले से ही परिचित थी, लेकिन कुछ अजनबी सी थी। टेली ने अपना सिर उठाया। एक जवान मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देख रहा था। उसका चेहरा उसकी यादों से ज्यादा नहीं बदला था, लेकिन उसका मुस्कुराना और व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग था। वेलकम टू बॉर्डर टाउन मेरी प्यारी बहन, उसने कहा। अगर आपको मांगा का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली के वीडियोस आते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका